नमस्कार, मैं जनप्रकाश श्याम गौतम। सोनिया गांधी के चहेते और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के भी चहेते इमरान मसूद ने 2014 में एक बयान दिया था कि मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। अब उस बयान को लेकर बड़ा फैसला आ गया है, चार्जशीट फाइल हो गई है और एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला चलना शुरू हो गया है। पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस मामले में हुआ क्या। जवाब देना जाने मोदी को मोदी के हटोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा। सुना आपने, ये सब हुआ था देवबंद के एक गांव है जहां पर संसद का चुनाव लड़ रहा था ये इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और तब उसने ये बयान दिया। उस मामले में अब आकर चार्जशीट फाइल हो गई है और चार्जशीट फाइल होने के बाद में जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें इस तथाकथित जो नेता था कांग्रेस पार्टी का, जो कि अब सांसद भी बन चुका है, उसको 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। जैसा कि आपने सुना, ये इमरान मसूद नाम का कांग्रेस पार्टी का नेता और सांसद प्रत्याशी जो दोबारा से इसको टिकट दिया गया और इस बार वो जीत कर भी आ गया है, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का खासम खास भी माना जाता है। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि गुजरात में मुसलमान 4% है, लेकिन यहाँ यूपी में 42% है और साला मोदी यहाँ आएगा तो उसकी बोटी बोटी काट देंगे। इस तरीके की बातें करने वाले व्यक्ति के बाद में जब ये मामला उठा था तो कांग्रेस ने सफाई भी दी थी और इसने खुद भी सफाई दी थी, लेकिन बाद में न तो उसकी सदस्यता गई और ना ही किसी तरीके का डिमोशन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इसे फिर से टिकट दिया और इस बार इसे चुनाव में जिता भी दिया। बीच में ये बातें भी चल रही थी कि अगर उस समय ये वीडियो सरफेस न हुआ होता तो शायद ये आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो गया होता, लेकिन वीडियो आने के बाद में आम आदमी पार्टी पीछे हट गई थी। इस देश की राजनीति का ये निचला स्तर है। उसके अलावा ये जो मामला है, इससे एक दूसरी बात भी उभर कर सामने आती है कि इस देश की जो जुडिशरी है, जो न्याय व्यवस्था है, जो लीगल सिस्टम है, वो कितना ज्यादा आउटडेटेड है, कितना ज्यादा लचर है कि बीरबल की खिचड़ी वाला जो एक मुहावरा होता है वो भी उसके आगे फेल हो जाता है। आप समझिए कि एक सांसद का प्रत्याशी है और एक सभा के अंदर भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री और तब के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए कहता है कि मैं उनकी बोटी बोटी काट दूंगा, गालियां देता है। उसके अलावा जो 2 स्थानीय विधायक होते हैं बसपा के, उनके खिलाफ वो जाति सूचक टिप्पणियां करता है। लेकिन इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला होते हुए भी इसकी चार्जशीट फाइल होने में ही 10 साल लग गए और अब इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट है, उसके अंदर इस केस को चलाया जाएगा। शायद उसमें अब जल्दी फैसला आ जाएगा क्योंकि अब बीएनएस आ चुका है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में चेंजेस हो चुके हैं, सीआरपीसी में चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामले इस तरीके से लटकते रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी अपराधी को राहत देने की बात होती है तो एकदम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बड़े त्वरित कार्रवाई करते हैं, त्वरित फैसले लेते हैं। रात के 2-2 बजे अदालतें अपराधियों को, आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर खोल दी जाती है। लेकिन जब किसी अपराधी को सजा देने की बात होती है तो उसमें जो पुराना कानून था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, आईपीसी और सीआरपीसी, उसमें ऐसे प्रावधान थे कि 10-10 साल, 20-20 साल तक आप लगे रहिए, चार्जशीट फाइल नहीं होगी। चार्जशीट फाइल होगी तो ट्रायल कोर्ट में मामला लटक जाएगा। ट्रायल कोर्ट से अगर फैसला हो भी गया 2-4-5 साल में तो हाई कोर्ट उसको 2-4-5 साल लगा देगा, और हाई कोर्ट से भी फैसला हो गया तो वहां फिर 5-7 साल सुप्रीम कोर्ट में भी लग जाएंगे। यानी कि एक अपराध होने के कम से कम 20 से 25 साल तो आप मान के चलिए कि अपराधी को सजा नहीं होगी। अगर अपराधी या आरोपी गरीब है, वो साधनहीन है, तो वो जेल में सड़ता रहेगा। और अगर वो पैसे वाला है, रसूखदार है, सामर्थ्यवान है, संसाधन वाला है, तो फिर उसको सजा नहीं होगी, वो बार बार जमानत पर बाहर घूमता रहेगा। यानी कि कितना भी कि निष्कृष्टतम अपराध करने के बाद, कितना भी घिनौना खतरनाक अपराध करने के बाद अपराधी जेल नहीं जाएगा, सजा नहीं पाएगा, बल्कि 25 से 30 साल वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारेगा। और अगर वो आर्थिक अपराध है तो उस पैसे के दम पर ऐश मौज भी करेगा।
ये इस सड़ी गली व्यवस्था की सबसे बड़ी जो भयानक तस्वीर है वो सामने आ गई है। आप सोचिए कि आम आदमी का मामला नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं 10 साल से, उनका मामला है। उस मामले में भी चार्जशीट फाइल होने में 10 साल लग गए हैं। जबकि इसका जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये वीडियो तमाम लोगों के पास थे, तमाम, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद ये व्यवस्था जो जिस तरीके के कानूनी पेचीदगियां थी, जिस तरीके की जो कानून में लोच थी, उसकी वजह से ये इतना लंबा मामला चला। अन्यथा अभी जो अब बीएनएस आया, उसके बाद तो ये मामला अगर उस बीएनएस के काल में होता या बीएनएस पहले से चल रहा होता तो ये मामला जल्द ही 1 साल के अंदर निपट गया होता और एक अगले साल में इस मामले में सजा भी हो गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था में इतनी सारी खामियां हैं। हालांकि अब कानूनों को तो बदल दिया गया है, लेकिन कानूनों पर अमल करने वाले जजों का जो रवैया है या जो पुलिस की इंक्वायरी का जो रवैया है, उसमें अभी उस तेजी से बदलाव आता हुआ नहीं दिख रहा है। और ना ही उन जजों की, खासकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो सोच है, उसमें कोई बदलाव आता हुआ हम देख पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब भी किसी अपराधी का केस लेकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जज पहुंच जाते हैं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो तमाम सारे जो जरूरी मामले होते हैं उनको साइड में रख दिया जाता है और उन मामलों को पहले सुना जाता है जहां रसूखदार और पावरफुल या अप्रोच वाले वकील उस केस की पैरवी कर रहे होते हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल का केस हो या दूसरे अन्य मामले रहे हो, इसमें पूरे देश की आंखें अब इस मामले में खुल चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये गोरख धंधा चल रहा है। अभी हाल में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पोस्ट जो कोर्ट मास्टर होता है वो पकड़ा गया था जानकारी लीक करते हुए। इसको लेकर चीफ जस्टिस ने वकील को तो डांट लगाई थी और साथ में डांट अपने कोर्ट मास्टर को भी लगाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार की कोई भी कार्रवाई उस कोर्ट मास्टर के खिलाफ हुई है इसकी कोई सूचना अभी तक नहीं है। जबकि सीधे तौर पर मामला यह था कि 3 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया था और उसको लिखा जाना बाकी था। उस पर लिखने के बाद में हस्ताक्षर होने थे, लेकिन हस्ताक्षर होने से पहले ही उस कोर्ट मास्टर ने पैसे लेकर उस वकील को सारी जानकारी, ऑर्डर की पूरी जानकारी दे दी और इसको लेकर वो वकील धड़धड़ाते हुए कोर्ट में पहुंच गया और चीफ जस्टिस और उनकी बेंच से ये कहने लगा कि आपने जो अदालत जो फैसला लिया है उसमें ये तब्दीलियां कर लीजिए। जिस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भड़क गए और बोले कि तुम्हें ये सब पता कैसे चला, तुमने मेरे कोर्ट मास्टर से संपर्क कैसे किया। जबकि सबको पता है कि कोर्ट के अंदर जो पेशकार होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, जो कोर्ट मास्टर होते हैं, ये सब पैसा लेकर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से जानकारियां लीक करते हैं, किस तरीके से ऑर्डर्स की कॉपी तक उपलब्ध करा देते हैं वकीलों को, बशर्ते कि वो वकील पैसा देने के लिए राजी होना चाहिए। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार अंदर तक घुसा हुआ है और जजों की जो सोच है कि वो कभी भी अच्छे और समाज से जुड़े हुए या समाज के हित के मामलों में फैसले उतनी त्वरितता से नहीं लेते हैं, उतनी त्वरितता से उन मामलों को नहीं सुनते हैं जितनी कि वो अपराधियों को बचाने या अपराधियों को राहत देने के मामलों को, खासकर जमानत देने के मामलों को या इस तरीके के दूसरे जो मामले होते हैं, क्षमादान जैसे मामलों को सुनते हैं, उस तरीके से वो जनहित के मामले नहीं सुनते हैं। जबकि इन अदालतों का निर्माण ही जनहित के लिए हुआ है, अपराधियों को सजा देने के लिए हुआ है, न कि अपराधियों को बचाने के लिए। लेकिन चूंकि ये पूरी की पूरी जो जुडिशरी है, ये जो पूरी का पूरा जो सिस्टम है, ये फॉलो करता है विदेशी सिद्धांतों को, चाहे उसमें डायसी का सिद्धांत हो या दूसरे ज्यूरिस्ट के सिद्धांत हो। वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि गिल्टी मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट, यानी कि डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट है तो उसका फायदा अपराधी को देंगे। वो ये कहते हैं कि 100 अपराधी छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जब वैकेशन बेंच ने जमानत दी थी तब उस जज महोदया ने यही टिप्पणी की थी। केजरीवाल के पक्ष में और कुछ नहीं था, केवल इस एक टिप्पणी के आधार पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट में वैकेशन बेंच में जो जज बैठी थी उसने ये फैसला दे दिया था। बाद में खबरें ये भी आई हैं कि उस जज साहिबा को आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत मोटा कुछ मिला है, लेकिन उसके प्रमाण नहीं सामने आ सकते
क्योंकि ये जो जज वगैरह होते हैं, ये जो रिश्वत लेते हैं वो कैश में नहीं काइंड में लेते हैं, और वो इनडायरेक्टली बेनामी संपत्तियों के माध्यम से हो सकती है, किसी अन्य दूसरे तरीके से हो सकती है। लेकिन ये चलता बहुत बड़े स्तर पर है, और ऐसा नहीं है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हैं उनको ये पता नहीं, बल्कि उनमें से ज्यादातर उसमें इन्वॉल्व भी हैं। उसके बावजूद ये सब चल रहा है क्योंकि कॉलेजियम का एक तानाशाही इस देश में हावी है। अगर न्यायपालिका में कोई किसी सुधार की बात की भी जाती है तो ऊपर बैठे हुए जज उसको स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, उसको सिरे से नकार देते हैं, और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने का अधिकार न सरकार को है न संसद को है। जबकि भारत का जो संविधान है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि हर किसी मुद्दे पर भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार है, चाहे वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो विधायिका से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जैसे ही अपनी बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट अड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब अधिकार संविधान में नहीं दिए गए हैं। ये जो कॉलेजियम नाम का नया एक गिरोह चला है, या आप कह सकते हैं व्यवस्था कह सकते हैं या कुव्यवस्था कह सकते हैं, ये भी 90 के दशक में शुरू हुई है, जिसमें जो सीनियर मोस्ट 5 जज होते हैं उनकी मनमानी चलती है, उनकी भाई भतीजावाद चलता है, उनके पास जो भी अप्रोच आती है उससे ही जजों की नियुक्ति होती है, और उसी का नतीजा है कि लोअर जुडिशरी के ऊपर भी इनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं रहता है। ये लोग उन लोगों को न तो प्रोत्साहित करते हैं ना ही उन्हें प्रमोशन देते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वकीलों को जज बना दिया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में वही लोग चलकर कभी चीफ जस्टिस बन जाते हैं या कभी सीनियर मोस्ट जज बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा खेल कांग्रेस ने शुरू किया था, और कांग्रेस के ही रहमो करम पर यह चलता रहा, और यही वजह है कि आज भारत में सत्ता परिवर्तन हुए 11 साल होने को आ रहे हैं, 10 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जो बोलबाला है वो उसी ग्रुप का है जो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह जैसे वकीलों को फेवर करता है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि केजरीवाल जैसे लोगों का केस जिसको 10 मिनट में निपटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर बार बार किसी न किसी बहाने से 2-2 घंटे 3-3 घंटे की बहसें करता है। जबकि आम आदमी के जिनको सुना जाना चाहिए ऐसे केसेस को भी, जो अपील के केस भी होते हैं, उनको भी बड़ी जल्दी निपटा दिया जाता है, या सुनाई नहीं जाता, या उनको लिस्ट ही नहीं किया जाता है। और दूसरी तरफ ये जो इंक्वायरी वाला मामला है, जैसे हमने बताया कि मसूद के केस में ये जो 10 साल लग गए, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि जो रसूखदार लोग होते हैं वो इंक्वायरी वाला आईओ जो होता है उसको खरीद लेते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवा लेते हैं, सबूतों को मिटवा लेते हैं, और किसी तरीके से अगर ट्रायल कोर्ट में केस चलता भी तो है तो वहां पर जो सरकारी वकील होते हैं वो भी इस तरीके के नहीं होते कि मामले को प्रूव करने में या अपराधी को अपराधी साबित करने में अपना दिमाग लगाएं। वो भी उन मामलों को ढीला छोड़ देते हैं और उल्टे सीधे फैसले निचली अदालतों में हो जाते हैं, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जो बड़े चतुर चालाक किस्म के वकील होते हैं वो फिर अगर अपराधी पैसे वाला है, अपराधी रसूखदार है, अपराधी अगर सामर्थ्यवान है तो उससे पैसा लेकर उसको बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा देते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े जो लॉ कॉलेजेस हैं वहां पर एक जुमला सिखाया जाता है लॉ स्टूडेंट्स को। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो हमने भी ये जुमला वहां खूब सुना था कि इफ यू ट्राई टू कन्विंस द जज और वो नहीं हो रहा है तो ट्राई टू कंफ्यूज द जज, और फैसला तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। मतलब कि अगर तुम जज को कन्विंस नहीं कर सकते हो, अपने पक्ष में सहमत नहीं कर सकते हो, तो दूसरे पक्ष के प्रति उसको संदेहास्पद बना दो, कंफ्यूज कर दो उसको। और कंफ्यूजन का लाभ इस पूरी जो व्यवस्था है, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे जुडिशरी हमारी चल रही है, उसमें यह है, जैसा हमने आपको जिक्र भी किया, कि किसी भी तरीके के शक से दूर रहकर यह प्रूव होना चाहिए कि अपराधी ने अपराध किया है। ये मसूद का मामला उससे जुड़ा हुआ है। मसूद एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो गाली दे रहा है, वो बोटी बोटी काटने की बात कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद इस चार्जशीट को फाइल होने में 10 साल क्यों लग गए? क्यों नहीं ये चार्जशीट 1 साल के अंदर ही दाखिल हो गई, या जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है 90 दिन का, उस 90 दिन में ये चार्जशीट फाइल हुई, और फिर इसका 6 महीने में अगर मुकदमा चलता तो अब तक तो मसूद सांसद भी नहीं होता, जेल काट रहा होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए।
मसूद को इस मामले में 7 से 10 साल की सजा हो सकती है और ये बहुत बड़ा तमाचा होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान बताने वाले, नफरत फैलाने की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल गांधी के ऊपर। राजीव गांधी के इस कुपुत्र और सोनिया के नंदन के लिए ये झटका होगा, प्रियंका के लिए भी झटका होगा, क्योंकि इमरान मसूद प्रियंका की सभाओं में भी उसके साथ खूब देखा गया है। ये वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं, देश को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून के लचर होने की वजह से अब तक इनको सजा नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब चूंकि कानूनों में बदलाव आ गया है और जागरूकता फैली है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए जनता को, हम तो ये भी कहेंगे कि जनता को इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, एक बड़ी इस पर सर्वे की भी जरूरत है कि क्या जो अदालतों में लचर व्यवस्था चल रही है उसको बदले जाने की जरूरत है। और कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है, जो कि थोपा गया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के द्वारा, जो खानदानी पेशे के तौर पर जजी करते हैं या जज बन जाते हैं, उन लोगों को बदलने की जरूरत है, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। इस पर आप अपनी राय दीजिए। हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको लेकर देश के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, जनता के बीच में सर्वे होना चाहिए कि एक जो कॉलेजियम के नाम पर ये गोरख धंधा चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा। इसे सिर्फ और सिर्फ जनता रोक सकती है, क्योंकि भारत के संविधान ने जो सॉवरेंटी दी है, जो संप्रभुता दी है, वो भारत की जनता को दी है। भारत के संविधान के अनुसार न तो राष्ट्रपति संप्रभु है, न प्रधानमंत्री, और ये सुप्रीम कोर्ट तो उससे नीचे आता है। भारत की जनता संप्रभु है, यानी कि सॉवरन है, और जनता अगर चाहेगी तो निश्चित ही ये सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम की तानाशाही है ये खत्म होगी। और साथ ही साथ जो अदालतों की लचर व्यवस्था है, कानून के होते हुए भी, कानून बदलाव के बाद भी, अब जिस तरीके से देखने को आता है कि बहुत लंबे समय लगते हैं, हालांकि बदलाव आया है कि अभी जो VNS यानी भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान है उसके तहत 2 साल के भीतर किसी भी अपराधी को आराम से सजा मिल सकती है। लेकिन उसका अभी पता तब चलेगा जब VNS को लागू हुए 2 साल हो जाएंगे। अब इस मामले में तो ये निश्चित हो चुका है कि इमरान मसूद की सांसदी जानी है, क्योंकि उसको जैसे ही 7 साल की सजा बोली जाएगी या 10 साल की सजा बोली जाएगी, तो ये प्रावधान है जनप्रतिनिधि कानून में कि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर कोई भी व्यक्ति न विधायक रह सकता है, न सांसद रह सकता है, और 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।